Let's discuss ethers. Now, ethers are alkoxy derivatives of alkane obtained by replacing hydrogen atom of alkane by alkoxy group. जैसे कि अल्केन का जनरल रिप्रेजेंटेशन हम लोग बता सकते हैं RH। अगर इसका एक हाइड्रोजन हम रिप्लेस करते हैं अल्कोक्सी ग्रुप से, तो जो भी डेरिवेटिव प्रोड्यूस होगा दैट इज ईथर। तो ये हमारा ईथर है। सो ईथर्स कैन बी डिफाइंड एज अल्कोक्सी, इनको हम लोग बोल सकते हैं अल्कोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ alkane, alkoxy derivatives of alkane obtained by replacing one hydrogen atom of alkane by an alkoxy group are called as ethers। इनको हम ethers बोल सकते हैं। सो इसके लिए और एक हमारे पास ऑप्शनल डेफिनेशन है। सो ethers कैन बी regarded as anhydrides of monohydric alcohol। याद रखें। सो anhydrides of monohydric alcohols are ethers। उनको हम ethers कहेंगे। अब ethers का जनरल रिप्रेजेंटेशन होता है ROR। सो दे आर represented as ROR। ये जनरल रिप्रेजेंटेशन होगा। अब इसमें हम काफी एग्जांपल्स यहाँ पे दे सकते हैं। कंसीडर दिस, इसका नाम है डाई मिथिल ईथर। टेक अनदर एग्जांपल CH3 CH2O CH3। इसको हम कह सकते हैं इथिल मिथिल ईथर। सो नंबर ऑफ एग्जांपल्स कैन बी गिवन। अब इसके बाद हम बात करेंगे टाइप्स। सो लेट्स सी क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर्स। सो क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर्स। अब देखिए, जो ऑक्सीजन है, डाइवैलेंट ऑक्सीजन, उस ऑक्सीजन को कैसे अल्किल ग्रुप्स कनेक्टेड है। कैसे का मतलब क्या एक जैसे अल्किल ग्रुप्स अटैच्ड है या अलग अलग अल्किल ग्रुप्स अटैच्ड है। ऑन दैट बेसिस ईथर्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। सो सबसे पहला टाइप हम बताएंगे सिंपल ईथर्स। सिंपल ईथर्स, देखिए सिंपल ईथर्स में क्या होता है कि दो सेम अल्किल ग्रुप्स डाइवैलेंट ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड होंगे ईथर्स के अंदर। सो इन these ethers two same alkyl groups are attached to the divalent oxygen एटम। अब इसमें हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे बता सकते हैं, कंसीडर दिस वेराइटी CH3 CH2O CH2 CH3। इसका कॉमन नेम है डाई इथिल ईथर। अब इसके बाद नेक्स्ट वेराइटी, आई मीन सेकेंड टाइप विच कैन बी एक्सप्लेन्ड इज मिक्स्ड ईथर्स। अब मिक्स्ड ईथर्स में क्या होता है कि दो अलग अलग अल्किल ग्रुप्स डाइवैलेंट ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड होंगे। सो इन दीज ईथर्स टू डिफरेंट टू डिफरेंट अल्किल ग्रुप्स आर अटैच्ड to the divalent
ऑक्सीजन एटम। अब इसमें एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग बता सकते हैं, कंसिडर दिस टाइप CH3CH2O CH3, दिस इज नोन एज इथिल मिथिल ईथर। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ऑक्सीजन को एक इथिल और एक मिथिल ग्रुप कनेक्टेड है। तो ये हो गए टाइप्स ईथर के। अब टाइप्स के बाद हम बात करेंगे स्ट्रक्चर की। सो लेट्स सी स्ट्रक्चर ऑफ ईथर। अब इसमें होता क्या है कि ऑक्सीजन हैपन्स टू बी sp3 हाइब्रिडाइज्ड, जिसके पास दो लोन पेयर्स होते हैं। देखिए ईथर में नॉर्मली स्ट्रक्चरल फीचर्स हम लोग कुछ इस तरह से बता सकते हैं। तो ऑक्सीजन विच हैज टू लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पे हम लोग बता सकते हैं कि इन ईथर्स ऑक्सीजन एटम इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड, उसका हाइब्रिडाइजेशन स्टेट होगा sp3, और यहाँ पे ओवरलैप होगा कार्बन के ऑर्बिटल के साथ ऑक्सीजन के ऑर्बिटल्स। तो sp3 होने के बाद भी नॉर्मल जो टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल है वो नहीं दिखेगा, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर COC बॉन्ड एंगल जो है वो लगभग 110 यानी 110 डिग्री रिकॉर्ड होता है। सो इन ईथर्स COC bond angle COC bond angle is 110 डिग्री। तो ये चीज होता है ईथर्स के अंदर। अब इसके बाद इसके नॉमेनक्लेचर की अगर बात करें तो याद रखें जो कॉमन नेम होता है ईथर का वो दिया जाता है अकॉर्डिंग टू द नेम ऑफ अल्किल ग्रुप फॉलोड बाय वर्ड ईथर। जैसे सिंपल ईथर्स में दो सेम अल्किल ग्रुप्स अटैच होते हैं, जिस वजह से हम लोग सिंपली डाइअल्किल ईथर ऐसा उसको नाम दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए डाइथिल ईथर हमने कॉमन नेम दिया। लेकिन अगर ईथर मिक्स्ड हो तो इन केस ऑफ मिक्स्ड ईथर टू डिफरेंट अल्किल ग्रुप्स आर अटैच्ड टू द डाइवैलेंट ऑक्सीजन एटम। That's why alkyl groups are needed to be written according to alphabetical order first, followed by word ether. अब बात IUPAC नॉमेनक्लेचर की हो तो IUPAC में ईथर्स आर रिगार्डेड एज अल्कोक्सी डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स। सो बड़ा जो अल्किल ग्रुप होगा उसमें जितने कार्बन एटम्स होंगे उतने कार्बन एटम वाला पेरेंट अल्केन कंसीडर होगा, और बचा कुचा जो ग्रुप है दैट हैपेंस टू बी द अल्कोक्सी ग्रुप। सो ईथर्स को अल्कोक्सी अल्केन ऐसा लिखना चाहिए। जैसे कि ये ईथर है, इसमें देखिए दोनों सेम है अल्किल ग्रुप्स सिंपल होने की वजह से, तो किसी एक को आप पेरेंट अल्केन बोल सकते हैं और बचा कुचा अल्कोक्सी, सो इसका नाम होगा मिथोक्सी मिथेन। अब इसमें देखिए बड़ा अल्किल ग्रुप इथिल ग्रुप है, सो हम लोग दो कार्बन वाला पेरेंट अल्केन कंसीडर करेंगे इथेन, और बचा कुचा अल्कोक्सी ग्रुप, सो मिथोक्सी इथेन इसका नाम होगा। इसका नाम होगा इथोक्सी इथेन, इसका फिर से मिथोक्सी इथेन। तो इस प्रकार से ईथर्स को नाम दिए जाने चाहिए। अब नॉमेनक्लेचर के बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू बी डिस्कस्ड इज द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स। तो ईथर्स बनाने के तरीके सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स सी द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स। वैसे तो ईथर्स बनाने के काफी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन हम लोग देख सकते हैं। उसमें से सबसे पहला जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन होगा, सो लेट्स डिस्कस मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स। अब मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ईथर्स में सबसे पहला जो मेथड ऑफ प्रिपरेशन है जिसे हम डिस्कस करेंगे दैट इज बाय विलियमसन्स सिंथेसिस। विलियमसन्स सिंथेसिस। अब देखिए विलियमसन सिंथेसिस क्या चीज है। इट इज द मेथड टू प्रिपेयर ईथर्स starting from alkyl halides. In fact,
इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इसमें होता क्या है कि अल्किल हैलाइड्स को अगर हम सोडियम अल्कोक्साइड के साथ बॉईल करेंगे तब जाके हमें ईथर्स मिलेंगे, याद रखना। सो अल्किल हैलाइड्स आर boiled with alcoholic sodium alkoxides to form ethers। अब इसको देखिए कैसे हम लोग मेंशन कर सकते हैं। सो अल्किल हैलाइड का जनरल रिप्रेजेंटेशन हो सकता है RX, दिस इज अल्किल हैलाइड। Sodium alkoxides can be given in this manner. So this is sodium alkoxide। So सोडियम अल्कोक्साइड के साथ अल्किल हैलाइड को अगर अल्कोहलिक मीडियम में हम बॉईल करें तो क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। एंड अपॉन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हमें प्रोडक्ट मिलेगा ROR with the departure of NaX, दिस इज नन अदर देन ईथर। सो इस प्रकार से हम लोग ईथर प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब इसमें स्पेसिफिकली इस रिएक्शन के लिए एक चीज याद रखें, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्किल हैलाइड इज 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। सो ये चीज याद रखें। सो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्किल हैलाइड्स इज 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। अब इसमें हम सिंपल और मिक्स दोनों तरह के ईथर्स बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम कोशिश करेंगे सिंपल ईथर्स बनाने की। अब देखिए सिंपल ईथर्स बनाते समय हमें याद रखना चाहिए कि सोडियम अल्कोक्साइड में का अल्किल ग्रुप और अल्किल हैलाइड में का अल्किल ग्रुप अगर सेम होता है तो हमारा ईथर सिंपल होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग इथिल ब्रोमाइड लेते हैं CH3CH2Br, टेक इथिल ब्रोमाइड। अब इसमें 2 कार्बन है अल्किल ग्रुप के पास और इसको अगर हम सोडियम इथॉक्साइड के साथ अल्कोहलिक मीडियम में बॉईल कराते हैं तो क्या होगा। सो दिस इज सोडियम इथॉक्साइड। सो ऐसा करने से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा कुछ इस तरह से, और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होके हम लोगों को प्रोडक्ट मिलेगा CH3CH2O CH2 CH3 with the departure of NaBr। So this is डाइइथिल ईथर जिसका IUPAC नेम होगा इथॉक्सी इथिल। अब इसी के साथ साथ हम लोग मिक्सड ईथर भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब देखिए मिक्सड ईथर अगर हम बनाना चाहते हैं तो डेफिनेटली जो अल्किल ग्रुप्स है अल्किल हैलाइड के पास और सोडियम अल्कोक्साइड के पास वो डिफर करने चाहिए, यानी वो अलग अलग होने चाहिए, तब जाके हमें मिक्सड ईथर मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग मान के चलो इथिल ब्रोमाइड लेते हैं और इथिल ब्रोमाइड को सोडियम इथॉक्साइड के साथ हम लोग बॉईल करते हैं अल्कोहलिक मीडियम में। सो दिस इज व्हाट इथिल ब्रोमाइड, और इसको हम लोगों ने सोडियम मिथॉक्साइड के साथ बॉईल किया। ऐसा करने से क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा इस तरह से और हम लोगों को प्रोडक्ट मिलेगा CH3O CH2 CH3 with the departure of NaBr। So it is none other than ethyl methyl ether। तो इस प्रकार से हम लोग मिक्सड ईथर बना सकते हैं। लेकिन अगर आप ब्रांच्ड ईथर बनाना चाहते हैं तो हमेशा याद रखना इट इज बेटर टू यूज प्राइमरी अल्किल हैलाइड एंड ब्रांच्ड अल्कोक्साइड। इसके पीछे का कारण ये है कि अगर हम गलती से भी टर्शियरी अल्किल हैलाइड ले लेते हैं तो दैट प्रीफर टू अंडरगो एलिमिनेशन रादर अंडरगोइंग सब्स्टिट्यूशन। सो टू prepare branched ethers it is better to react
1 degree alkyl halide with branched अल्कोक्साइड्स, यानी सोडियम अल्कोक्साइड्स ब्रांच्ड होने चाहिए और अल्किल हलाइड जो है वो प्राइमरी होना चाहिए। फॉर एग्जांपल हमने प्राइमरी अल्किल हलाइड लिया इथिल ब्रोमाइड, फॉर एग्जांपल, सो दिस इज इथिल ब्रोमाइड। नाउ हम लोग सोडियम टर्क ब्यूटॉक्साइड लेंगे विच हैपन्स टू बी द ब्रांच्ड अल्कोक्साइड, मीडियम हमारा अल्कोहलिक होगा। अब ऐसे में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो है कुछ इस तरह से होगा, और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होने के बाद हम लोगों को जो प्रोडक्ट के तौर पे मिलेगा दैट हैपन्स टू बी दिस विद द डिपार्चर ऑफ NaBr। तो ये हमें मिल गया टर्क ब्यूटील इथील ईथर। सो इस प्रकार से ब्रांच्ड ईथर हम लोग बना सकते हैं। लेकिन अगर मान के चलो आप उल्टा करते हैं, यानी टर्ड ब्यूटिल ब्रोमाइड लेते हैं और सोडियम इथॉक्साइड लेते हैं, तो वो एलिमिनेशन होगा, याद रखना। बट 3 डिग्री अल्किल हलाइड्स अंडरगो एलिमिनेशन, वो जो है वो एलिमिनेशन देंगे। जैसे कि अगर हम लोग मान के चलो थर्ड ब्यूटिल ब्रोमाइड लेते हैं और इसको सोडियम इथॉक्साइड के साथ में हीट करने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे में क्या होगा, दिस वुड अंडरगो डिहाइड्रो हैलोजिनेशन लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ आइसोब्यूटिलिन। हम लोगों को आइसोब्यूटिलिन मिलेगा अलोंग विथ इथेनॉल एंड NaBr। सो दिस इज नन अदर देन आइसोब्यूटिलिन, और ये क्या था हमारा टर्ट ब्यूटील ब्रोमाइड। सो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं, याद रखें। सो इट वाज ऑल अबाउट विलियमसन सिंथेसिस, वेरी फर्स्ट मेथड टू प्रिपेयर ईथर्स। अब इसके बाद सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन है बाय एक्शन ऑफ ड्राई सिल्वर ऑक्साइड दैट इज Ag2O ऑन अल्किल हालाइड्स। देखिए अल्किल हालाइड को अगर हम ड्राई सिल्वर ऑक्साइड के साथ हीट कराते हैं तो हमें डायरेक्टली ईथर्स यहाँ पे मिलेंगे। देखिए हम लोग यहाँ पे जनरल रिएक्शन कैसे बता सकते हैं, अल्किल हालाइड्स RX, इसको हम लोग Ag2O यानी ड्राई कंडीशन में सिल्वर ऑक्साइड के साथ इसको हीट करेंगे, दिस इज अल्किल हालाइड। ऐसा करने से हम लोगों को प्रोडक्ट मिलेगा ROR विद द डिपार्चर ऑफ सिल्वर हालाइड, दिस इज नन अदर देन ईथर। इट इज अ मेथड टू प्रिपेयर सिंपल ईथर्स बेसिकली। अब एग्जांपल के तौर पे हम बता सकते हैं, मान के चलो हमने इथिल ब्रोमाइड ले लिया और इसको ड्राई कंडीशन में ड्राई सिल्वर ऑक्साइड के साथ हीट किया, सो दिस इज आवर इथिल ब्रोमाइड। ऐसा करने से देखिए क्या होगा, वी विल हैव CH3CH2O CH2CH3 along with what AgBr, so this is diethyl ether। सो इस प्रकार से सिंपल ईथर्स हम लोग बना सकते हैं यूजिंग अल्किल हालाइड्स अगेन। अब इसके बाद थर्ड मेथड ऑफ प्रिपरेशन इज द कंटिन्यूअस इथरिफिकेशन रिएक्शन। अब देखिए कंटिन्यूअस इथरिफिकेशन प्रोसेस इज द इंटरमॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। अब इससे हम लार्जली सिंपल ईथर्स जो है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं और वो कमर्शियल मेथड भी है। सो बाय कंटिन्यूअस etherification reaction, continuous etherification reaction is the intermolecular dehydration of alcohol। याद रखें सबसे पहली बात, it is intermolecular
डिहाइड्रेशन, इंटरमॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। अब इसमें क्या होता है, अल्कोहल को कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में एट अबाउट 413 केल्विन हमें हीट करना होता है। सो याद रखें, खासकर प्राइमरी अल्कोहल्स, 1 डिग्री अल्कोहल्स आर हीटेड विथ concentrated H2SO4 at 413 Kelvin to form ethers along with H2SO4, along with H2SO4। यहाँ पे H2SO4 कैटलिस्ट का काम करेगा, so even small amount of H2SO4 can bring about huge change। अब इसमें हम लोग सिंपल इथर्स लार्जली बना सकते हैं, याद रखें। सो इट इज मेथड टू प्रिपेयर सिंपल इथर्स। और दूसरी बात ये भी याद रखें, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल्स प्रीफर टू अंडरगो इंट्रामोलिकुलर डिहाइड्रेशन टू फॉर्म अल्कीन, यानी सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल्स कंटिन्यूअस इथरिफिकेशन नहीं देंगे। सो 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल्स डू नॉट शो दिस रिएक्शन। अब यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिए जा सकते हैं। सो कंसीडर इथेनॉल, दैट इज इथिल अल्कोहल। इथिल अल्कोहल को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, so this is intermolecular dehydration, so which can be shown in this manner। so we need to heat primary alcohols with what? concentrated H2SO4 at about 413 Kelvin। ऐसा जब हम करते हैं तब इस प्रकार से इंटरमॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन होगा, और इंटरमॉलिक्यूलर डिहाइड्रेशन होने के बाद हमें ईथर मिलेगा। सो ये हमारा इथेनॉल है। देखिए हमें क्या मिला, CH3 CH2O CH2 CH3 along with water, so this is diethyl ether। so इस प्रकार से हमें ईथर बनाते आता है। now next method is by action of diazomethane, diazomethane on अल्कोहल। इस चीज को आप मिथिलेशन ऑफ अल्कोहल भी बोल सकते हो। इट इज द मेथड टू प्रिपेयर मिथिल ईथर्स। सो इट इज मेथड टू प्रिपेयर मिथिल ईथर्स। तो मिथिल ईथर्स बनाने का ये तरीका है। एग्जाम्पल के तौर पे हम बता सकते हैं, व्हाट वी नीड टू डू, टेक अल्कोहल, alcohols are allowed to react with CH2N2, that is diazomethane, in presence of HbF4, that is फ्लोरोबोरिक एसिड। ऐसा जब हम करेंगे तो हम लोगों को मिथिलेशन होते हुए नजर आएगा, लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ मिथिल ईथर विद द इवोल्यूशन ऑफ N2। सो दिस इज द मिथिल ईथर। अब इसमें आप जो सिंपल ईथर बनाएंगे वो मिथिल ईथर यानी डाइमिथिल ईथर होगा। डाइमिथिल ईथर इज ओनली सिंपल ईथर। अब एग्जांपल के तौर पे बताया जा सकता है, कंसीडर मिथेनॉल when allowed to react with diazomethane, that is CH2N2, in presence of HbF4, that will lead to the formation of CH3OCH3 along with N2। this is dimethyl ether। लेकिन अगर आप मिक्सड ईथर बनाना चाहते हैं तो यू कैन प्रिपेयर मिक्सड ईथर, लेकिन वो जो मिक्सड ईथर होगा दैट विल बी द मिथिल ईथर फॉर श्योर, यानी मिथिल ग्रुप जो है वो ईथर के पास कंपल्सरीली प्रेजेंट होगा। बिना मिथिल ग्रुप के ईथर आप इस मेथड से बना नहीं सकते हैं, दैट इज टू बी नोटेड, याद रखें। सो अब सिमिलरली अगर हम लोग मिक्सड ईथर बनाना चाहते हैं तो हमें, जैसे कि इथेनॉल अगर हम लेते हैं और उसको डाइजोमीथेन के साथ ट्रीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ HbF4, देन वी कैन हैव CH3CH2O
CH3 with the departure of N2. This is ethyl methyl ether. अब इसके बाद अगला मेथड, that is fifth method, is by alkoxy mercuration demercuration, alkoxy mercuration demercuration reaction. अब देखिए यहाँ पे बेसिकली दो स्टेप्स इन्वॉल्व है, एक होता है अल्कोक्सी मर्क्यूरेशन और दूसरा होता है डीमर्क्यूरेशन. Basically, it is the method to prepare ethers starting from alkene. For example, consider ethylene. This is ethylene. Now, ethylene is to be treated with alcohol and mercuric ट्राइफ्लूरोएसीटेट, जिसको हम इस प्रकार से शो कर सकते हैं. ऐसा जब हम करेंगे तब हमें एक इंटरमीडिएट मिलेगा. दैट इंटरमीडिएट कैन बी शोन somehow in this manner. So this is the intermediate so obtained. अब जो इंटरमीडिएट हमें मिला, that is to be reduced by NaBH4, यानी ये जो स्टेप है ये डीमर्क्यूरेशन स्टेप है. ऐसा करने से हम लोगों को ईथर मिलेगा of this variety. So in this manner we can produce ethers. अब इसके बाद next and last method is reaction of lower halogenated ethers with Grignard's reagent. यहाँ पे आप लोग सिंपली हायर ईथर्स प्रोड्यूस कर सकते हैं अगर आप लोअर हैलोजिनेटेड ईथर्स के साथ ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट को अलाउ करें, जिसको कुछ इस तरह से हम दिखा सकते हैं. दिस इज द हैलोजिनेटेड ईथर. when allowed to react with RMgX, then we can have simply ROCH2R with the departure of MgX2. This is higher ether. So इस प्रकार से higher ethers जो है वो प्रोड्यूस किए जा सकते हैं. So it was all about methods of preparation of ethers and introduction to ethers. Let's discuss physical properties of ethers. अब इसमें सबसे पहला जो पॉइंट हम डिस्कस करेंगे वो होगा फिजिकल स्टेट. अब याद रखिए डाइमिथिल ईथर और इथिल मिथिल ईथर जो है वो गैसेस है, याद रखें. सो डाइमिथिल ईथर दैट इज मिथॉक्सीमीथेन एंड methoxyethane are gases. ये गैसेस है. बाकी के जो इथर्स है दोज आर वोलेटाइल लिक्विड्स हैविंग प्लीजेंट स्मेल, याद रखे. सो अदर मेंबर्स आर वोलेटाइल liquids having pleasant smell. उनकी स्मेल भी अच्छी होगी और वोलेटाइल लिक्विड्स होंगे. उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज डाइपोल मोमेंट. अब याद रखिए इसमें जो CO बॉन्ड है ईथर का वो पोलर होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज. इसलिए ईथर्स पजेस नेट डाइपोल मोमेंट. सो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इन ईथर्स इज polar in nature. Thus they have a net dipole moment. अब डाइमिथिल ईथर में डाइपोल मोमेंट 1.3 dB देखा गया है और वही डाइथिल ईथर में 1.18, याद रखें. सो डाइपोल
moment in dimethyl ether is 1.3 D and that in diethyl ether is 1.18 D। अब इसके बाद बॉइलिंग पॉइंट, अगली प्रॉपर्टी जो हम डिस्कस करेंगे दैट हैपन्स टू बी द बॉइलिंग पॉइंट्स। सबसे पहली बात ये याद रखें कि ईथर्स का बॉइलिंग पॉइंट आइसोमेरिक अल्कोहल्स के मुकाबले काफी कम होता है। सो ईथर्स हैव मच लोअर boiling point than the isomeric alcohols, but comparable with alkanes, यानी अल्केन से इनका बॉइलिंग पॉइंट कंपेरेबल होगा, खाली मोलर मास कंपेरेबल होना चाहिए। अब इसके पीछे का कारण है कि देयर इज नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन केस ऑफ ईथर्स, सो दिस इज ड्यू टू एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन ईथर्स। ईथर्स के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होता है। अब इसके बाद अगला पड़ाव सोल्यूबिलिटी। अब देखिए, भले ही ईथर्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना हो, बट ईथर्स कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स विथ वाटर, दैट्स व्हाई देयर सोल्यूबिलिटीज कैन बी कंपेयर्ड विद दैट ऑफ अल्कोहल्स। सो याद रखें, ईथर्स can form hydrogen bonds with water, thus are fairly soluble in water। दूसरी बात, जैसे जैसे मोलर मास बढ़ेगा सोल्यूबिलिटी जो है वो घटते जाएगी। सो solubility decreases with increase in molar mass, यानी ऐसा मेंबर जिसका मोलर मास कम है वो ज्यादा सोल्यूबल कहलाएगा। अब बात करेंगे डेंसिटी की। अब देखिए, ईथर्स आर लाइटर देन वाटर, ये इंपॉर्टेंट चीज याद रखें। ईथर्स आर लाइटर देन वाटर, इसका मतलब ये होता है कि वाटर के मुकाबले ईथर्स की डेंसिटी जो है वो कम होती है। सो इट वाज ऑल अबाउट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर्स। लेट्स डिस्कस केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर्स। अब देखिए, ईथर्स में जो ईथर लिंकेज होता है दैट इज स्टेबल एंड स्ट्रॉन्ग। इस वजह से ईथर शो लिमिटेड प्रॉपर्टीज, या फिर हम कह सकते हैं ईथर्स आर क्वाइट स्टेबल टुवर्ड्स मोस्ट ऑफ द रिएजेंट्स, लेकिन अंडर ड्रास्टिक कंडीशंस ईथर्स रिएक्ट। अब हम कुछ प्रॉपर्टीज ईथर्स के देखेंगे। तो सबसे पहली वैरायटी हम प्रॉपर्टीज में ये देखेंगे कि ईथर्स के अंदर जो अल्किल ग्रुप होते हैं उनके वजह से वो कौन से प्रॉपर्टी शो करते हैं। सो लेट्स हैव रिएक्शंस ड्यू टू अल्किल ग्रुप्स। अल्किल ग्रुप्स जो है ईथर के अंदर, उनके वजह से किस प्रकार के रिएक्शंस हम देखेंगे। सो इस वैरायटी में सबसे पहले हम बात करेंगे क्लोरीनेशन रिएक्शन की। लेट्स हैव क्लोरीनेशन रिएक्शन। अब यहां पे अगर हम ईथर का क्लोरीनेशन कराते हैं इन डार्क,
तो स्पेशली अल्फा कार्बन जो है वो टारगेटेड होगा। सो अल्फा कार्बन का जो हाइड्रोजन है वो रिप्लेस होगा। फॉर एग्जाम्पल कंसीडर डाइथिल ईथर। सो दिस इज द डाइथिल ईथर, जिसका IUPAC नेम होगा इथॉक्सी इथेन। सो व्हेन डाइथिल ईथर is allowed to react with chlorine in dark, तो सबसे पहले क्या होगा, ये जो अल्फा कार्बन है वहां का हाइड्रोजन रिप्लेस होगा एंड दैट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ दिस डेरिवेटिव। हमें ये मिलेगा विद द डिपार्चर ऑफ HCl। इस चीज का नाम होगा अल्फा मोनोक्लोरो डाइथिल ईथर, डाइथिल ईथर। अब जो अल्फा मोनोक्लोरो डाइथिल ईथर हमें पहले स्टेप में मिला, अगर उसको हम फिर से अलाउ करते हैं रिएक्ट करने के लिए क्लोरीन के साथ, तो फिर से क्या होगा, अंडर सिमिलर sort of condition this hydrogen will get also displaced or replaced by chlorine, जिस वजह से हम लोगों का जो प्रोडक्ट होगा दैट इज लाइकली टू बी दिस, ये होगा अल्फा अल्फा डैश डाइक्लोरो डाइइथिल ईथर, ये हमारा प्रोडक्ट होगा। अब वही अगर हम एक्सेस क्लोरीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और अल्ट्रावायलेट लाइट डाइथिल ईथर को ट्रीट करते हैं, तो जितने हाइड्रोजन है ईथर के अंदर पूरे के पूरे रिप्लेस होंगे, याद रखना। सो विद एक्सेस ऑफ क्लोरीन डाइइथिल ईथर reacts to form decachloro डाइइथिल ईथर, ये हमारा लीडिंग प्रोडक्ट होगा। ऐसे केस में इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं C2H5O C2H5, this is diethyl ether। When diethyl ether is allowed to react with excess of chlorine in presence of sunlight or ultraviolet light, then we can have C2Cl5O C2Cl5 along with HCl। सो ये जो हमें प्रोडक्ट मिला दिस इज डीकाक्लोरो डाइइथिल ईथर, याद रखें, एंड दिस इज नन अदर देन डाइइथिल ईथर। ये था सबसे पहली प्रॉपर्टी। नाउ सेकंड वन इज बर्निंग, जिसे आप कंबशन भी बुला सकते हो, बर्निंग। याद रखना अल्केन जिस प्रकार से बर्न करते हैं उस प्रकार से ईथर्स भी बर्न करेंगे, प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। फॉर एग्जांपल कंसीडर डाइथिल ईथर अगेन, दैट इज C2H5O C2H5। अब इसको अगर हम ऑक्सीजन के साथ हीट करेंगे दैट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इसको हम कुछ इस तरह से बैलेंस कर सकते हैं, अकम्पनाइड बाय द रिलीज ऑफ एनर्जी। तो ये थे रिएक्शंस ड्यू टू अल्किल ग्रुप्स। अब हम बात करेंगे रिएक्शंस ड्यू टू इथेरियल ऑक्सीजन। अब हमें पता है ईथर्स में ईथर लिंकेज होता है, उसके वजह से कौन से प्रॉपर्टीज देखे जा सकते हैं वो हम देखेंगे। सो रिएक्शंस ड्यू टू इथेरियल ऑक्सीजन। अब इथेरियल ऑक्सीजन के वजह से कौन से प्रॉपर्टीज ये शो करता है, तो इसमें सबसे पहली वैरायटी हम देखेंगे पेरोक्साइड फॉर्मेशन। याद रखना अगर ईथर्स एटमॉस्फेरिक कंडीशन को एक्सपोज किया जाए तो ईथर पेरोक्साइड हमें मिलेगा। एंड रिमेंबर ईथर पेरोक्साइड्स आर हाईली एक्सप्लोजिव, सो ऑन एक्सपोजर ethers form peroxides which are explosive, which are explosive। अब देखिए इसको किस प्रकार से हम दिखा सकते हैं, C2H5O C2H5, so this is diethyl ether, so in contact with oxygen it forms peroxide
जिसको कुछ इस तरह से हम लोग दिखा सकते हैं। दिस इज द ईथर पेरोक्साइड। अब देखिए पेरोक्साइड फॉर्मेशन काफी डेंजरस बात है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए या इसको चेक करने के लिए हमें ईथर के अंदर क्यूपरस ऑक्साइड को डालना होगा। सो फॉर्मेशन ऑफ peroxides can be prevented by adding Cu2O टू ईथर्स। ईथर्स के अंदर अगर हम Cu2O डालते हैं तो ईथर पेरोक्साइड फॉर्म होना बंद हो सकता है। अब दूसरी प्रॉपर्टी हम देखेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, अब देखिए यूजिंग a suitable oxidizing agent like potassium dichromate in acidic medium, ethers can be oxidized. For example, consider डाइथिल ईथर। ये हमारा डाइथिल ईथर है, इसको अगर हम ऑक्सीडाइज कराते हैं बाय यूजिंग K2Cr2O7 इन डाइल्यूट H2SO4, जिसको हम एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट कह सकते हैं। सो दिस इज डाइथिल ईथर। तो ऐसे में क्या होगा, दैट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ अल्डिहाइड। जैसे कि स्पेसिफिक केस में हमें एसिटल्डिहाइड मिलेगा, दिस इज एसिटल्डिहाइड। लेकिन अगर हमारा ईथर अगर ब्रांच्ड ईथर हो, जैसे कि सिमिलरली अगर मान के चलो इथिल आइसोप्रोपिल ईथर हम लेते हैं, कंसीडर दिस केस CH3CH2O CH3CH3, दिस इज इथिल आइसोप्रोपिल ईथर। और इस ईथर को अगर हम एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट यानी K2Cr2O7 इन डाइल्यूट H2SO4 के साथ ऑक्सीडाइज कराते हैं, तो यहाँ पे हमें मिक्सचर मिलेगा एसिटिक एसिड और एसीटोन का। सो ऑक्सीडेशन के बाद हमें क्या मिलने वाला है, दैट डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रक्चर ऑफ ईथर चूजन। अब इसके बाद हम बात करेंगे सॉल्ट फॉर्मेशन की। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज सॉल्ट फॉर्मेशन। अब देखिए इनऑर्गेनिक जो एसिड्स हैं जैसे HCl H2SO4, उनके साथ अगर ईथर की रिएक्शन किया जाए तो हमें ऑक्सोनियम सॉल्ट्स मिलेंगे। फॉर एग्जांपल कंसीडर दिस केस C2H5O C2H5, दिस इज डाइथिल ईथर। ये हमारा डाइथिल ईथर है, व्हेन अलाउड टू रिएक्ट विद एसिड लाइक HCl, तो HCl के साथ इसको हम ट्रीट किए तो हमारे को प्रोडक्ट जो मिलेगा, दैट प्रोडक्ट इज लाइकली टू बी दिस। सो दिस इज डाइथिल ऑक्सोनियम क्लोराइड, इसका नाम है डाइथिल ऑक्सोनियम क्लोराइड। अब इसके बाद लेट्स हैव रिएक्शन विद लीविस एसिड्स। अब देखिए ईथर के अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है और ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच कैन बी डोनेटेड क्वाइट इजीली। इसका सीधा मतलब ये होता है कि ईथर लीविस बेसिस के काम कर सकते हैं। तो लीविस बेसिस के काम करने के वजह से अल्टीमेटली these can respond Lewis acid. So let's say reaction with Lewis acids. अब देखिए लीविस एसिड का काम होता है इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करना और लीविस बेस टेंड टू डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर। तो अल्टीमेटली वो कॉम्प्लेक्स प्रोड्यूस करेगा। फॉर एग्जांपल कंसीडर C2H5/2O, दिस इज द डाइथिल ईथर। ये हमारा डाइथिल ईथर है। अब इसको अगर हम बोरॉन ट्राइफ्लोराइड के साथ रिएक्ट करें तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर का काम करेगा विच लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स एंड दैट कॉम्प्लेक्स कैन बी गिवन इन दिस मैनर। इसको बोला जाता है बोरॉन ट्राइफ्लोराइड इथरेट कॉम्प्लेक्स।
सो इस प्रकार से हम लोग रिएक्शंस ड्यू टू इथेरियल ऑक्सीजन देख सकते हैं। अब अगला पड़ाव है प्रॉपर्टीज के अंदर रिएक्शंस इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड इन ईथर। अब इस वैरायटी में सबसे पहली प्रॉपर्टी हम देखेंगे हाइड्रोलिसिस ऑफ ईथर, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। अब याद रखिए जब ईथर को आप हाइड्रोलाइज करोगे यूजिंग डाइल्यूट H2SO4 अंडर प्रेशर, हमें अल्कोहल्स मिलेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल कंसीडर इथॉक्सी इथेन, जिसे हम डाइथिल ईथर बुला सकते हैं। इसका मैंने हाइड्रोलिसिस कराया यूजिंग व्हाट, डाइल्यूट H2SO4 अंडर प्रेशर। ऐसा करने के बाद हम लोगों को इथिल अल्कोहल मिलेगा एज ए प्रोडक्ट, दिस इज इथेनॉल। अब देखिए डाइथिल ईथर सिंपल ईथर था जिस वजह से हमें इथिल अल्कोहल मिला। अगर मिक्सड ईथर होता सिमिलरली तो हमें दो अलग अलग अल्कोहल्स के मिक्सचर्स मिलते। फॉर एग्जांपल कंसीडर CH3CH2 OCH3 दैट इज इथिल मिथिल ईथर। इसका हमने हाइड्रोलिसिस कराया यूजिंग व्हाट, डाइल्यूट H2SO4 अंडर प्रेशर। ऐसा करने से हमें मिलेगा मिक्सचर ऑफ इथिल अल्कोहल एंड मिथिल अल्कोहल। सो दिस इज इथिल अल्कोहल, IUPAC में इथेनॉल बोल सकते हैं, एंड दिस इज मिथेनॉल, और ये हमारा इथिल मिथिल ईथर है, दिस इज इथिल मिथिल ईथर। तो ऑल डिपेंड्स अपॉन ईथर चूजन। अब इसके बाद हम बात करेंगे एक्शन ऑफ कोल्ड HI। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज एक्शन ऑफ कोल्ड HI। अब देखिए HI कैन ब्रेक ईथर लिंकेज, और यहाँ पे हमें मिक्सचर मिलेगा अल्किल आयोडाइड और अल्कोहल का। अब देखिए अगर हमारा ईथर सिंपल है, फॉर एग्जांपल कंसीडर डाइथिल ईथर, डाइथिल ईथर इज अ सिंपल ईथर व्हेन ट्रीटेड विद कोल्ड HI, तो हमें यहाँ पे मिक्सचर मिलेगा इथिल अल्कोहल और इथिल आयोडाइड का। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि इथेनॉल प्लस इथिल आयोडाइड। अब ईथर सिंपल होने के वजह से ये हमारा डाइथिल ईथर था जिसमें दोनों के दोनों अल्किल ग्रुप एक समान थे। लेकिन इसके जगह अगर मैं मिक्सड ईथर को कंसीडर करता हूं तो इन केस ऑफ मिक्सड ईथर बड़ा जो अल्किल ग्रुप है वो अल्कोहल बनाएगा और छोटा जो अल्किल ग्रुप है वो अल्किल आयोडाइड बनाएगा। फॉर एग्जांपल कंसीडर CH3CH2O, CH3 that is ethyl methyl ether when treated with HI in cold, then we can have ethanol and methyl iodide। ये हमें मिला इथिल अल्कोहल और मिथिल आयोडाइड का मिक्सचर। लेकिन वही अगर हम ब्रांच्ड ईथर अगर कंसीडर करते हैं तो ब्रांच्ड ईथर के साथ जो ब्रांच्ड अल्किल ग्रुप है वो अल्किल आयोडाइड बनाएगा, और सिंपल वाला अल्किल ग्रुप अल्कोहल भले ही वो कितना भी छोटा क्यों ना हो। फॉर एग्जांपल कंसीडर दिस ईथर, सो ये है हमारा टर्ड ब्यूटिल मिथिल ईथर, टर्ड ब्यूटिल मिथिल ईथर। अब इसको अगर हम HI के साथ कोल्ड कंडीशन में ट्रीट करें तो यहाँ पे हमें मिलेगा मिथिल अल्कोहल और टर्ट ब्यूटिल आयोडाइड एज ए प्रोडक्ट। इसके पीछे का कारण कार्बोनियम आयन इंटरमीडिएट के तौर पर तैयार होता है। सो दिस इज टर्ट ब्यूटिल आयोडाइड, और हमें पता है कार्बोनियम आयन का स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। नाउ नेक्स्ट टू दिस लेट्स हैव एक्शन ऑफ हॉट HI, एक्शन ऑफ हॉट एक्सेस HI। सो हॉट एक्सेस HI के साथ ईथर को जब हम ट्रीट करेंगे तो ईथर लिंकेज पूरी तरह से ब्रेक होगा एंड दैट विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ अल्किल आयोडाइड। फॉर एग्जांपल
consider ethoxy इथेन दैट इज डाइथिल ईथर। अब इसको अगर हम एक्सेस HI के साथ हीट करेंगे यानी कंडीशंस हॉट है, ये हमारा डाइथिल ईथर है। अब देखिए इसमें दोनों अल्किल ग्रुप एक समान होने के वजह से we can have CH3CH2I with the departure of water, ये हमें मिल गया इथिल आयोडाइड। लेकिन अगर हमारा इथर मिक्सड होता है तो दो अलग अलग अल्किल आयोडाइड का हमें मिक्सचर मिलेगा। फॉर एग्जांपल कंसीडर मिथोक्सी इथेन, और इसको हम HI के साथ गर्म करें यानी कंडीशंस हॉट है, then we can have CH3CH2I along with CH3I and water, ये प्रोड्यूस हो गया इथिल आयोडाइड। इसके साथ दूसरा जो मिला वो था मिथिल आयोडाइड। सो ये हमारा इथिल मिथिल ईथर था। ये चीज हमें याद रखना पड़ेगा, याद रखें। सो इन दिस मैनर वी कैन सी द एक्शन ऑफ हॉट एक्सेस HI। अब इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी टू बी डिस्कस्ड इज द रिएक्शन विथ PCl5 दैट इज फॉस्फरस पेंटाक्लोराइड। अब देखो PCl5 के साथ इथर की रिएक्शन किस प्रकार से देखी जा सकती है। यहाँ भी पूरी तरह से इथर लिंकेज ब्रेक होके हम लोगों को प्रोडक्ट मिलेगा अल्किल क्लोराइड। सो लेट्स हैव एक्शन ऑफ PCl5। अब PCl5 के साथ क्या होगा देखिए, कंसीडर डाइथिल ईथर एज एन एग्जाम्पल। इसको अगर हम PCl5 के साथ हीट करते हैं, सो दिस इज नन अदर देन diethyl ether, then ether linkage will get broken and that will lead to the formation of CH3CH2Cl along with what POCl3, ये हमें मिल गया ethyl chloride। So alkyl chlorides are obtained when we treat this with what, PCl5। अब इसके बाद अगली प्रॉपर्टी, लेट्स सी रिएक्शन विद एसिटिल क्लोराइड। रिएक्शन विद एसिटिल क्लोराइड। अब देखिए इथर्स को एसिटिल क्लोराइड के साथ अगर आप ट्रीट करोगे तो आपको ईस्टर और अल्किल क्लोराइड का मिक्सचर मिलेगा। फॉर एग्जांपल कंसीडर एसिटिल क्लोराइड दैट इज CH3COCl, allow this to react with C2H5O, C2H5 in presence of ZnCl2, आप इसको हीट करोगे, सो दिस इज डाइथिल ईथर। सो दिस इज एसिटिल क्लोराइड। सो ऐसा जब आप करोगे तो यू विल हैव दिस प्रोडक्ट, यानी आपको मिलेगा इथिल एसिटेट दैट इज CH3COO C2H5 along with C2H5Cl, so this is none other than ethyl acetate। so इस प्रकार से आपको जो है वो ईस्टर मिलेगा। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज द रिएक्शन विद एसिटिक अनहाइड्राइड। रिएक्शन विद एसिटिक अनहाइड्राइड, याद रखें एसिटिक अनहाइड्राइड के साथ आपको पूरी तरह से ईस्टर मिलेगा। देखिए एसिटिक अनहाइड्राइड कैन बी गिवन इन दिस मैनर CH3CO/2O, allow this to react with diethyl ether in presence of same that is ZnCl2, हमने हीट किया, so this is एसिटिक अनहाइड्राइड। ये हमारा डाइथिल ईथर, so that we can have CH3COO C2H5, this is ethyl acetate। तो प्रोबेबली आपको इथिल एसिटेट यहाँ पे मिलेगा एज ए प्रोडक्ट। नाउ नेक्स्ट टू दिस अगली प्रॉपर्टी हम देखेंगे डिहाइड्रेशन ऑफ इथर्स। अब हमें पता है डिहाइड्रेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ लॉस ऑफ वाटर। अब हम इथर की बात कर रहे हैं तो इथर में से वाटर का लॉस बोले तो डिहाइड्रेशन। so let's have dehydration of ethers
सो इथर्स का डिहाइड्रेशन किया जा सकता है यूजिंग हीटेड एल्यूमिना। सो Al2O3 के प्रेजेंस में अगर हम एलिवेटेड टेम्परेचर पे अगर हीट करें तो हम लोगों को अल्कीन्स मिलेंगे। फॉर एग्जांपल कंसीडर इथॉक्सी इथेन दैट इज डाइथिल ईथर। इसको Al2O3 के प्रेजेंस में 300 डिग्री सेल्सियस हीट करिए। तो ये हमारा ईथर है, इसका नाम डाइथिल ईथर। तो ऐसा करने से we can have alkene that is ethylene CH2 double bond CH2 with the departure of water. So ये हमारा इथिलीन है। तो इस प्रकार से डिहाइड्रेशन किया जा सकता है। Now next property is reaction with carbon monoxide. Let's see reaction with CO that is carbon monoxide. So कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ हम लोगों को ईस्टर मिलेगा एज ए प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल कंसीडर दिस केस C2H5O C2H5 allow this to react with carbon monoxide in presence of BF3 at elevated temperature of 150 degree Celsius and extreme pressure of 500 atmospheric pressure। ऐसा करने से हमें मिलेगा C2H5 COO C2H5। ये प्रोड्यूस हो गया इथिल प्रोपियोनेट। इथिल प्रोपियोनेट ईस्टर है और ये हमारा डाइथिल ईथर है। सो इस प्रकार से ईथर का कन्वर्शन ईस्टर में करते आ सकता है। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज द रिएक्शन विथ बेसिस। जैसे कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कंसीडर करिए मिथिल लिथियम, उसके साथ इसका किस प्रकार से रिस्पॉन्स होगा। सो लेट्स सी, this happens to be the diethyl ether when allowed to react with CH3Li that is methyl lithium, then we can have mixture of methane, then ethylene and lithium ethoxide as a product। so इस प्रकार से बेसिस को ये रिस्पॉन्ड करेंगे। दिस वाज डाइथिल ईथर और ये था मिथिल लिथियम। तो ये थे properties of ethers due to cleavage of CO bond। Let's discuss ring substitution in aromatic ethers। अब देखिए एरोमेटिक ईथर्स में क्या होता है कि नॉर्मली अल्कोक्सी ग्रुप इज अटैच्ड टू द बेंजीन रिंग। सो एरोमेटिक ईथर्स कैन बी गिवन इन दिस मैनर। अब इसमें हम लोग देख सकते हैं कि ऑक्सीजन विच इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द बेंजीन रिंग has lone pair of electron and lone pair on oxygen is in conjugation with pi electrons of the ring। so shifting कुछ इस प्रकार से दिखाई जा सकती है। so resonating structure जो बनेगा that is likely to be this, इस प्रकार से। अब हमें पता है कि अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ फिजिक्स नेगेटिव या पॉजिटिव कोई भी चार्ज एक एटम के ऊपर अगर जमा रहता है तो वो स्पेसिस स्टेबल नहीं होता। इसका सीधा मतलब ये है कि उसकी कोशिश होती है कि वो किस प्रकार से उस चार्ज को नलीफाई करे या न्यूट्रलाइज करे। सो हम लोग देखिए एरोमेटिक ईथर के अंदर किस प्रकार से ये क्या बोलते हैं उसको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बता सकते हैं। सो लास्ट इस चीज में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो हम दिखा सकते हैं दैट इज लाइकली टू बी दिस। सो अब हम देख सकते हैं 1 2 3 4 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, जिसमें से 2 3 4 इन स्ट्रक्चर की तरफ अगर ध्यान दें तो हमें महसूस होगा कि आर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। तो डेफिनेटली जो भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा दैट प्रीफर टू अटैक द आर्थो एंड पैरा पोजीशन। सो लेट्स सी सम ऑफ द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें सबसे पहली हम लोग देखेंगे ब्रोमिनेशन रिएक्शन। अब देखिए अगर हम एनिसोल का ब्रोमिनेशन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ CH2 then we can have mixture of artho and
para substituted product. So this is anisole which happens to be the aromatic ether. इस चीज का नाम है एनिसोल। बैलेंस रिएक्शन हम लिखेंगे, इसको ब्रोमीन के साथ हमने ट्रीट किया इन प्रेजेंस ऑफ CH2, देन वी कैन हैव आर्थो एंड प्यारा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। सो आर्थो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट होगा आर्थो ब्रोमो एनिसोल और प्यारा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट होगा प्यारा ब्रोमो एनिसोल, which can be given in this manner with the departure of HBr. So this is O bromo anisole or this is P bromo anisole. Definitely para substituted product has major yield. अब ब्रोमिनेशन के बाद अगला इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हम देखेंगे फ्रीडेल क्रैप्स मिथिलेशन। अब देखिए फ्रीडेल क्रैप्स मिथिलेशन में क्या होता है, एनिसोल की रिएक्शन हम लोग मिथिल क्लोराइड के साथ करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3। यहाँ भी हमें आर्थो और पैरा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट का मिक्सचर मिलेगा। जैसे कि ये हमारा एनिसोल हुआ, दिस इज एनिसोल। सो व्हेन एनिसोल इज अलाउड टू रिएक्ट विथ मिथिल क्लोराइड in presence of anhydrous AlCl3, then we can have the mixture of artho and para substituted product. So ये artho substituted और ये para substituted product हमें मिलेगा as a product along with HCl. So this is artho-methoxytoluene, इसको हम बोलेंगे O methoxytoluene एंड इसको हम बोलेंगे P मिथॉक्सीटोल्यून। अब मिथिलेशन के बाद अगली प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे फ्रीडेल क्रैप्स एसिटिलेशन। अब देखिए फ्रीडेल क्रैप्स एसिटिलेशन में एनिसोल की रिएक्शन हम एसिटिल क्लोराइड के साथ कराते हैं। सो दिस इज anisole. So when we treat anisole with acetyl chloride, that is CH3COCl in presence of anhydrous AlCl3, so this is anisole and this is acetyl chloride। तो यहाँ पे भी हमें दो प्रोडक्ट का मिक्सचर मिलेगा, जिसमें से एक होगा आर्थो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट which can be given in this manner और दूसरा होगा प्यारा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट जिसको कुछ इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं along with HCl. So this is orthomethoxyacetophenone, this is known as orthomethoxyacetophenone and this is the para methoxyacetophenone। अब देखिए प्यारा सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट का यील्ड ज्यादा इसलिए होता है क्योंकि आर्थो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट में स्टेरिक रिपल्शन देखने को मिलता है। नाउ नेक्स्ट हैपेंस टू बी द नाइट्रेशन रिएक्शन। अब हमें पता है नाइट्रेटिंग मिक्सचर इज इफेक्टिव नाइट्रेटिंग एजेंट। एनिसोल को अगर हम नाइट्रेटिंग मिक्सचर के साथ ट्रीट करें तो वी कैन हैव मिक्सचर ऑफ आर्थो एंड प्यारा substituted products. So this happens to be the anisole and when it is treated with nitrating mixture, that is mixture of concentrated HNO3 and concentrated H2SO4, so this is anisole। anisole को जब हम ट्रीट करेंगे तब हमारा जो प्रोडक्ट होगा that is likely to be this is artho substituted product and this is the para substituted product, याद रखना, with the departure of water। So this is called O nitro anisole and this is the P nitro anisole। So definitely para substituted product का yield ज़्यादा होता है। So it was all about the electrophilic substitution or ring substitution in aromatic ethers। Let's discuss epoxides।
इपोक्साइड्स को ऑक्सीरेन या फिर साइक्लिक ईथर्स भी हम लोग कह सकते हैं। इसमें रिंग होता है जिसमें स्ट्रेन काफी ज्यादा, जिस वजह से ये ट्रेमेंडसली रिएक्टिव होते हैं। अब इसमें सबसे पहले हम देखेंगे मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। लेट्स सी मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ इपोक्साइड्स। अब इपोक्साइड्स के प्रिपरेशन में सबसे पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो हम देखेंगे, दैट इज द रिएक्शन ऑफ इथिलीन विथ डाइऑक्सीजन, दैट इज O2। अब देखिए इथिलीन को ऑक्सीजन के साथ आप अगर हीट करेंगे, जैसे दिस इज इथिलीन when heated with atmospheric oxygen in presence of silver powder at about 250 degrees Celsius, then we can have ethylene oxide. So this is the ethylene oxide, that is epoxides obtained. So this constitute very first method of preparation. Now second method of preparation is reaction of alkene with परबेंजोइक एसिड। विथ परबेंजोइक एसिड, परबेंजोइक एसिड पर एसिड है जिसमें पेरोक्सी लिंकेज होता है। सो कंसीडर अल्कीन्स ऑफ दिस टाइप। ये जनरल रिप्रेजेंटेशन है, मान के चलो अल्कीन का। अब इसको अगर हम परबेंजोइक एसिड यानी C6H5 COOH दैट इज परबेंजोइक एसिड के साथ अगर हम ट्रीट करते हैं तो हम लोगों को जो इपोक्साइड मिलेगा वो कुछ इस तरह का होगा। सो दिस इज द इपोक्साइड ऑब्टेन्ड। इसके बाद रिएक्शन ऑफ इथिलीन विद हाइपोक्लोरस एसिड, ये एक मेथड है। सो बाय रिएक्शन ऑफ इथिलीन, with HOCl, that is hypochlorous acid। तो आप देख सकते हैं this is the ethylene when treated with HOCl, then simple addition takes place that lead to the formation of chlorohydrin। So this is called as ethylene क्लोरोहाइड्रिन। अब जो इथिलीन क्लोरोहाइड्रिन हम लोगों को मिला है उसे NaOH के साथ स्ट्रांगली हीट करना होगा ताकि हमें इपोक्साइड मिले। सो दिस इज इथिलीन ऑक्साइड। तो इस प्रकार से हम लोग इपोक्साइड्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज की। तो सबसे पहले हम देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहला पॉइंट ये याद रखे, इट इज पॉइजनस इन्फ्लेमेबल गैस। सो इट इज पॉइजनस इन्फ्लेमेबल गैस। अब इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 14 डिग्री सेल्सियस, याद रखें। सो इट्स boiling point is 14 degrees Celsius and highly reactive। अब रिएक्टिव होने के पीछे का कारण है स्ट्रेन, यानी ग्रेटर स्ट्रेन इन द रिंग। अब बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज की। सो लेट्स हैव केमिकल प्रॉपर्टीज। अभी अभी हमने कहा कि ये काफी ज्यादा रिएक्टिव होता है और इसके रिंग ओपनिंग रिएक्शंस काफी फेमस है। सो लेट्स सी रिएक्शन विथ एसिड्स। अब देखिए एसिड के साथ इजीली रिंग ओपनिंग हो सकता है, जैसे कि दिस इज इथिलीन ऑक्साइड। अब इसमें देखिए ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर, तो प्रोटॉन डायरेक्टली अटैक करेगा कहाँ पे, ऑक्सीजन के ऊपर। प्रोटॉन अटैक करने के वजह से हमें प्रोटोनेटेड साइक्लिक ईथर मिलेगा which can be given in this manner। Now this protonated cyclic ether upon hydrolysis give rise to glycol, that is ethylene glycol।
जहां पे एसिड जो है वो रिगेन किया जा सकता है। सो दिस इज कॉल्ड इथिलीन ग्लाइकॉल। सो इन दिस मैनर एसिडिक कंडीशन में रिंग ओपनिंग देखा जा सकता है। अब हम देखेंगे बेस कैटालाइज्ड रिंग ओपनिंग। सो लेट्स सी बेस कैटालाइज्ड रिंग ओपनिंग। अब देखिए बेसिस भी रिंग को ओपन कर सकते हैं, जैसे कि फिर से एक बार मान के चलो हमने इथिलीन ऑक्साइड कंसीडर किया। अब इथिलीन ऑक्साइड को सोडियम मिथॉक्साइड और मिथिल अल्कोहल के मिक्सचर के साथ अगर ट्रीट किया जाए तो मिथिल अल्कोहल की सिंपल एडिशन होगी कुछ इस तरह से। अब मिथिल अल्कोहल की जब एडिशन होगी तो तब हमें एडिशन प्रोडक्ट के तौर पे ये मिलेगा। इस प्रकार से रिंग ओपनिंग देखी जा सकती है। नाउ लेट्स सी यूजेस। यूजेस में सबसे पहली बात, इन द प्रिपरेशन ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल। सो इन प्रिपरेशन ऑफ इथिलीन ग्लाइकॉल, उसके बाद डेक्रोन। डेक्रोन बोले तो पॉलिस्टर पॉलीमर। उसके बाद इन द प्रिपरेशन ऑफ इथॉक्सी इथेनॉल जो सॉल्वेंट है। सो इन प्रिपरेशन ऑफ इथॉक्सी इथेनॉल which is a solvent. So these are some of the uses of epoxides. So ये था epoxides के बारे में। Let's discuss crown ethers. अब देखिए crown ethers are macrocyclic and heterocyclic polyethers. याद रखें। So these are heterocyclic polyethers usually with at least 4 ऑक्सीजन एटम्स। 4 ऑक्सीजन एटम्स यानी इनमें कम से कम 4 ऑक्सीजन एटम्स होते हैं। अब इनकी नेमिंग देखिए कैसे होती है। सो दे आर नेम्ड एज एम क्राउन एम। अब इसमें देखिए वेयर एम इज नंबर ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन, कार्बन और ऑक्सीजन के नंबर का सम, एंड एन इज नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स इन क्या बोलते हैं उसको, पॉलीईथर। अब इसमें हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं। कंसीडर दिस केस। सो ये जो अब हम ड्रॉ करने जा रहे हैं, दिस इज कॉल्ड एज 18 क्राउन 6 ईथर। ये काफी बड़ा होता है, रिंग इसमें काफी बड़ी होती है। देखिए दिस इज नोन एज 18 क्राउन 6, 18 क्राउन 6 ईथर। अब 18 बोले तो नंबर ऑफ कार्बन प्लस ऑक्सीजन, और 6 बोले तो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। दे हैव रिमार्केबल एफिनिटी फॉर मेटल्स। एक चीज याद रखें। सो दे हैव ग्रेट एफिनिटी फॉर मेटल्स। अब इसके बाद 12 क्राउन 4 जो है Li प्लस के लिए एफिनिटी शो करता है। सो 12 क्राउन 4 ईथर हैज एफिनिटी फॉर Li प्लस लिथियम आयन, एंड 18 क्राउन 6 हैज एफिनिटी फॉर K प्लस, क्योंकि वो बड़ा है रिंग। सो दे कैन फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस विथ अल्कली मेटल आयंस। याद रखे, दे कैन फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस विथ Na प्लस, K प्लस, Li प्लस एटसेट्रा। उसके बाद
सॉल्वेंट की सॉल्वेंट प्रॉपर्टी एनहांस करने के लिए हम लोग क्राउन ईथर को यूज कर सकते हैं। सो आयोनिक कंपाउंड्स कैन बी मेड टू dissolve in non-polar organic solvents having some crown ethers. So it was all about introduction related to the crown ethers.